नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं नगमा। उत्तर प्रदेश विधानसभा की चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से प्रदेश की सियासत का पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। इस दौरान मेरठ की हस्तिनापुर सीट खास चर्चा में है, कांग्रेस की उम्मीदवार अर्चना गौतम की वजह से। अर्चना एक एक्ट्रेस हैं, वो मॉडलिंग भी कर चुकी हैं और भारत का प्रतिनिधित्व भी कर चुकी हैं। हिंदुवादी संगठन अर्चना की तस्वीर वायरल कर कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं उन्हें टिकट देने पे। हालांकि बीजेपी में कई ऐसी नेत्री हैं जो पहले अभिनेत्री हैं फिर सियासत में आई, मसलन हेमा मालिनी खुद। लेकिन एक हिंदुवादी संगठन के नेता ने तो अर्चना के चुनाव के जीतने पर अपना सिर काटने तक की बात कह दी है। अब कांग्रेस नेता अर्चना गौतम ने उन्हें जवाब दिया है, पलटवार करते हुए कहा है कि दराज साथ में रखिएगा, कमिटमेंट भूलिएगा नहीं। तो हम बात करेंगे देश की बात में अर्चना गौतम से कुछ ही देर में, लेकिन पहले एक और महिला नेता की बात। अपर्णा यादव, नाम सुना ही होगा। मुलायम सिंह यादव परिवार की छोटी बहू जो अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। अपर्णा यादव ने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित होकर राष्ट्रवादी पार्टी जा रही हैं। तो अखिलेश यादव ने कहा कि अपर्णा यादव के जाने से बीजेपी में समाजवाद का विस्तार होगा। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को बीजेपी में शामिल करवाने के लिए उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। उन्होंने भाजपा का आभार जताया और पीएम मोदी की तारीफ की। इस देश को हमें बचाना है तो हमें राष्ट्रवाद के साथ चलना है और भाजपा हमेशा से राष्ट्रवादी पार्टी रही है। कैंट विधानसभा में मैंने पिछला इलेक्शन लड़ा था और जिस प्रकार से पार्टी मेरे लिए जो भी कुछ सुनिश्चित करेगी, मेरे लिए वो शिरोधार्य रहेगा। अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा का विस्तार हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि मुलायम सिंह यादव ने अपर्णा को काफी समझाने की कोशिश की थी। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। आपको लगता है नेताजी का आशीर्वाद होगा इस तरह? नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। अपर्णा यादव मुलायम सिंह के छोटे बेटे प्रतीक की पत्नी है। प्रतीक मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे हैं। अपर्णा 2017 में सपा के टिकट पर लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ी। अपर्णा योगी आदित्यनाथ की करीबी हैं। योगी सरकार ने अपर्णा को वायु सुरक्षा दे रखी है। अपर्णा के पति प्रतीक यादव राजनीति में नहीं है। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने के बाद एक बार फिर परिवार की लड़ाई घर की दहलीज पार कर बाहर आ गई है। अखिलेश सरकार के कार्यकाल के अंतिम दिनों में जिस तरीके से परिवार में कलह मची और परिवार बिखरा, उसका असर चुनावी नतीजों में दिखाई दिया था। अपर्णा यादव के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से समाजवादी पार्टी को एक सांकेतिक नुकसान तो जरूर हो सकता है, पर इसका बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान हो जाए ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी ने भी अपर्णा यादव को इसलिए लिया है क्योंकि वो मुलायम के परिवार की हैं। ऐसा कोई उनका जनाधार हो लखनऊ में, ऐसा नहीं है। ना ही वो बहुत ज़्यादा लोगों से मिलती हैं, ना ही वो कभी किसी नीति को लेकर के इतना ज़्यादा मुखर रही हैं। सहयोगी राजेश गुप्ता के साथ लखनऊ में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं कांग्रेस की उम्मीदवार हस्तिनापुर से अर्चना गौतम। अर्चना, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। जी नगमा जी नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़ रही हैं, हमें समय दे रही हैं। अर्चना, हस्तिनापुर की बड़ी चर्चा रही है इस सीट की आपकी वजह से। जाहिर है कि आपकी शोहरत है, आप एक्ट्रेस हैं, अदाकारा हैं, और जब आप आई, पर ऐसा नहीं है कि आपसे पहले एक्ट्रेसेस आई नहीं चुनाव में। ग्लैमर की दुनिया से बहुत सारे लोग आए। जिस तरह की टिप्पणियां, कमेंट्स आपने अपने बारे में सुनी, या कांग्रेस को ट्रोल करने लगे लोग आपके टिकट मिलने के बाद से, आपकी क्या किस तरह की बातें सुनी आपने, और आपने उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, जिस तरह से मुझे ट्रोल किया जा रहा है,
ये जरा सा गलत है। मतलब इस तरह से नहीं बोलना चाहिए किसी लड़की पे। और मेरे कपड़ों को लेके बहुत ज्यादा मुझ पे कीचड़ उछाली जा रही है, लांछन लगाया जा रहा है। तो मैं उन लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि आप किसी के कपड़ों को देख के उस लड़की का कैरेक्टर कैसे डिसाइड कर सकते हैं, ये तो गलत है। मतलब ये भारत में होना नहीं चाहिए। और इस वक्त क्या है कि भारत बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है और ये छोटी छोटी जो सोच है लोगों की, ये बहुत गलत है। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि देखिए, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। जो प्रियंका दीदी का जो नारा है उसी पे मैं काम कर रही हूँ। और जो महिलाएं हैं, मेरी समाज की महिला है, मेरे भारत की जो महिला है, उनको मैं आगे पहुंचाना चाहती हूँ। और यही मेरा मुद्दा है। आपने कहा कि आप बहुत ट्रोल हो रही हैं और बहुत तरह की बातें आपने सुनी हैं। जी, कौन लोग हैं जो ट्रोल कर रहे हैं, क्या कहते हैं आपको? देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि सभी को पता है कि कौन वो कर रहे हैं। तो मैं उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ। नहीं, किसी ने तो आपको कह दिया, शायद प्रण लिया है, कोई बड़े महानुभाव हैं कि आप अगर जीत गई तो वो अपना सर कटवा देंगे, कुछ ऐसा भी सुना पड़ा हम लोगों ने। जी, बस मैं तो यही बोलती हूँ कि जो बोलते हैं कि मैं जीत गई तो सर कटवा देंगे, तो उनको मैं यही बोलना चाहती हूँ कि दराती होती है हमारे यहाँ पे, वो तैयार रखना धार के साथ, शायद आगे जरूरत पड़ेगी उन्हें। आपको यकीन है आप जीत रही हैं? जी बिल्कुल, मैं जीतूंगी क्योंकि जहां से मैं पैदा हुई हूँ वो हस्तिनापुर की धरती है। मैं उसी धरती पे पैदा हुई हूँ। मैं नंगला हरेरू की बेटी हूँ और मैं हस्तिनापुर की बेटी हूँ। तो मेरी जो जनता है मुझे निराश नहीं करेगी क्योंकि एक बेटी कामयाब होके अपने गांव वापस आई है, अपने लोगों की सेवा करने। कुछ आपको ये एहसास है अर्चना की महिलाओं के लिए राजनीति में इस तरह की मुश्किलें बहुत रही हैं? पहली बार नहीं कि आपके साथ ही हो रहा है, आपको लोग ट्रोल कर रहे हैं। जी जी, देखिए, महिला जो है वो हर चीज से, मतलब लाइक उसको हर जगह दुख मिलता है, चाहे वो मायके हो, चाहे वो ससुराल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो समाज हो, और कोई भी जगह हो। तो महिला को जो मतलब जो महिला पीड़ित होती है वो समाज से होती है। और आज मैं निकली हूँ क्योंकि कोई भी महिला 26 साल की उम्र में राजनीति में नहीं आई है। तो मैं चाहती हूँ कि जितनी भी मेरी बहनें हैं, जिनके सपने हैं, जो आगे बढ़ना चाहती है, वो आगे आए और अपने हक की लड़ाई लड़ें। जैसे कि हमारी प्रियंका दीदी ने बोला है कि महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, उन सबको लेके वो महिलाएं आगे आए। और वही काम मैं कर रही हूँ क्योंकि मैं ये समाज से लड़ाई कर रही हूँ। लोग मुझे कितना बोल रहे हैं, बट ये एक तरह से मेरी लड़ाई है। पर आपको इससे आप कभी घबराई, डरी? सुनने में तो जाहिर है कि अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है कि कुछ आपके बारे में गलत बातें बोल रहे हैं। तो आपकी इतनी लड़ाई है, चुनाव के लिए लड़ाई है, चुनावी मैदान में आप उतरी, आपको कुछ भी थोड़ा भी अंदाजा था कि इस तरह से आपके ऊपर हमले होंगे, इस तरह की बातें उछाली जाएंगी? देखिए, मुझे सच में कोई अंदाजा नहीं था। मैं एक बहुत सिंपल लड़की हूँ, मैं गांव की लड़की हूँ। मैंने लाइफ में ना स्ट्रगल बहुत किया है। मैंने भैंस का दूध भी निकाला है, भैंस को चारा भी खिलाया है, और मतलब मैंने ऐसे से काम किए हैं जो गांव में होते हैं। यहाँ तक कि जो गाय का जो गोबर होता है उसके उपले भी पाते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में आऊंगी या मैं एक्टिंग लाइन में आऊंगी। छोटी सी महिला होके एक दलित समाज से मैं आती हूँ, और वहां से आपको भी पता है कि जो समाज है वो आगे नहीं बढ़ने देता। और ये सब चीजें आई है, लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मैं महिलाओं के लिए एक मिसाल बनना चाहती हूँ, और उसमें मेरी जनता मेरा साथ दे। और कुछ जनता है जो मेरा साथ दे रही है, मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे किसी चीज की भी गिल्टी फील नहीं है। और मैं मतलब लाइक अपने आप पे मैं प्राउड कर रही हूँ कि मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रही हूँ। जी, आप अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं। ये जो लोग आपके खिलाफ, एक तो होता है चुनाव में हराना, आपके विरोध में कोई खड़े होते हैं चुनाव में हराना, एक होता है कि चरित्र पर हमला करना, जिसे कहते हैं कैरेक्टर असैसिनेशन। तो ये लड़ाई आपके दिलो दिमाग पे भी असर डालती है, और अब आप चुनाव में लड़ रही हैं। एक तो आपका वो फोकस है, आपको अपने आप को बहुत मजबूत रखना पड़ रहा होगा, ना सिर्फ आपको, अब खास करके परिवार वालों को बहुत बुरा लगता है। तो आपके परिवार में कौन कौन है अभी अर्चना? देखिए, मेरे परिवार में मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, और मेरे 3 छोटे भाई हैं, और मेरे डॉगीज हैं। जी, उन लोगों को खुशी है आप राजनीति में उतरी?
जी, मेरे पापा को मुझ पे प्राउड है। जैसे कि एक बाप का सपना होता है वो मैंने पूरा करा। मेरी मम्मी को मुझ पे प्राउड है, मेरे भाई को मुझ पे प्राउड है, और मेरे जितने भी फैंस हैं, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, उन सबको मुझ पे प्राउड है। और क्योंकि मैं आगे बढ़ रही हूँ, शायद मुझको देख के कितनी सारी एक्ट्रेसेस हैं जो राजनीति में आना चाहती हैं और जो चाहती थी कि 35 के, क्योंकि नॉर्मली जो एक्ट्रेसेस होती हैं वो 35 के बाद, 40 के बाद या 50 के बाद आती है। पहली एक ऐसी महिला है जो अपनी कम उम्र में राजनीति में जिसने एंट्री की है। तो शायद मुझे देख के मेरी जितनी भी बहनें हैं जिनको एक्टिंग में करियर नहीं मिल पा रहा है, वो शायद समाज की सेवा करना चाहती हो। तो आपने कैसे फैसला लिया ये? आपने फैसला कैसे लिया? अभी आप एक्टिंग में गई थी, वो भी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा होगा। आप कह रही हैं आप हस्तिनापुर में पैदा हुई, वहां पे आपने एक साधारण जीवन जिया, तो फिर एक तरफ आप मॉडलिंग, एक्टिंग, और अब वापस वहां से यू टर्न करते हुए राजनीति। जी देखिए, मैं ना स्टार्टिंग से ना मेरी सोशल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा रही है, और मैं ना महिलाओं के प्रति और बुजुर्ग के प्रति और मतलब सब लोगों के प्रति मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर में मेरा जो नेचर है वो रहा है। मैं जस्ट शूटिंग से आ रही थी और मैंने एक इंटरव्यू में देखा कि प्रियंका दीदी महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए जो नारा दिया है, लड़की हूं लड़ सकती हूँ, और उसमें वो बता रही है कि महिलाओं को अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे राजनीति में आना चाहिए, और जितनी भी मेरी बहनें हैं जिनके सपने हैं आईएएस बनने के, पीसीएस बनने के, एक्टिंग करने के, सिंगर बनने के, डॉक्टर बनने के, वो बाहर नहीं आ पा रहे, क्योंकि जो समाज है ना, जिस तरह से समाज मुझे लांछन लगा रहा है, उनपे भी ऐसा ही लांछन लगाता होगा। किसी ना किसी को आगे आना पड़ेगा। तो उसका जो पहला जो कदम उठाया है वो मैंने उठाया है। तो आपने ये कदम उठाया है, भी राजनीति में अपने कदम रखा है, और एक्टिंग फिलहाल के लिए आपने छोड़ी है। हो सकता है फिलहाल के लिए नहीं, मैं वही बताती हूँ कि मैंने जैसे कि पिछले इंटरव्यू में बोला था कि मेरी जनता मुझे जिताती है, तो मैं उनसे वादा करती हूँ कि मैं दोबारा एक्टिंग लाइन में नहीं जाऊंगी। और जैसे कि मैंने तय कर लिया है, निर्णय कर लिया है कि मेरा तन मन धन मेरी जनता के लिए है, उनकी सेवा करूंगी, और हस्तिनापुर को मैं एक विकसित शहर बनाऊंगी जो अभी तक नहीं बना है। और जो ये तमाम लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं आपके महिला होने के कारण और आपके एक्टर होने के कारण आपके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं उनसे यही बोलना चाहती हूँ कि मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी किसी की बहन हूँ। अगर आप मुझ पे आंचल लगा रहे हैं, लांछन लगा रहे हैं, तो एक बार अपने घर में भी देखिए कि आपके घर में भी आपकी बेटी है, बहन है। एक बार उनके बारे में सोचिए, क्योंकि देखिए मैं देश की बेटी हूँ, और मतलब सभी मेरे भाई हैं, सभी मेरे बाप है, सभी मेरी माँ है। तो किसी के बारे में इतना गलत बोलना ये ठीक नहीं है। आपको मेरा साथ देना चाहिए और मुझे थोड़ा हौसला बढ़ाना चाहिए। और रही बात मेरी, मैं डरती नहीं हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं डर जाऊंगी, मैं नहीं डरती हूँ, मैं लड़ूंगी और लड़ती रहूंगी। एक लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। शुक्रिया आपको बहुत। हम आपको यही कह सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं कि आप अपनी लड़ाई जारी रखें और अच्छी तरह से लड़े और जीते। और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी आपको। धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते। और उत्तर प्रदेश के धर्मगुरु तौकीर रजा खान कई विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में प्रियंका गांधी के साथ उनकी तस्वीर आई तो बीजेपी ने तीखे सवाल उठाए। कहा कि जो आदमी देश का नक्शा बदलने की बात करता है, सपा और कांग्रेस उनका साथ दे रही है। हमारे आज उनसे बात की हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने। आला हजरत बरेली शरीफ के मौलाना और राष्ट्रीय अध्यक्ष इत्तेहादी मिल्लत काउंसिल के तौकीर रजा सर हमारे साथ में हैं। तौकीर सर, आपका बयान आया कि जिस दिन ये नौजवान बेकाबू हो गया और कानून अपने हाथ में लेने को मजबूर हो गया, उन्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी, हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा, हम तो पैदाइशी लड़ाके हैं। एक धर्मगुरु और एक इतने प्रतिष्ठित हजरत बरेली शरीफ से जुड़े हुए शख्स का ये कहना आपको नहीं लगता है कि हेट स्पीच के दायरे में है? नहीं, हेट स्पीच के दायरे में मैं ये कहता हूँ कि इसको आधा काट के दिखाया गया है। अच्छा। आधा काट के, और आधा सच झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। अपने देश की एकता और अखंडता के लिए, अपने देश में शांति बहाल रखने के लिए हमारे नौजवान अपना खून देने को तैयार है। और अगर लड़ने का ही शौक है
तो लड़ाई हमारे खून में है, हम लड़ने को तैयार हैं, लेकिन हम तुमसे नहीं लड़ना चाहते। हमारे साथ अगर लड़ना है तो हमारे साथ चलो चीन के बॉर्डर पर। ये काट दिया। हम देश का नक्शा बदलने की शक्ति रखते हैं, हमारे साथ चलो पाकिस्तान के बॉर्डर पर। हम पाकिस्तान को फतेह करके हिंदुस्तान में शामिल करने की शक्ति रखते हैं। यह है मेरा पूरा बयान। आपने आधे घंटे का भाषण दिया बरेली के इस्लामिया इंटर कॉलेज में, और उसमें से 1 मिनट का ये भाषण चला है। आप कह रहे हैं कि अगर उसमें से कुछ गलत हुआ तो आप माफी मांगने को तैयार हैं। उसमें अगर एक भी लफ्ज गलत है, मैं बिल्कुल पूरे देश से माफी मांगने को तैयार हूं। मैं हिंदू मुस्लिम एकता चाहता हूं, भाईचारा चाहता हूं, किसी भी हालत में फसाद नहीं चाहता। संबित पात्रा ने कल एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उसी 1 मिनट के स्पीच को चलाया जिसमें आप ये सारी बातें बोल रहे थे। अब आपका कहना है संदर्भ दूसरे है और आपका वो मतलब नहीं था कहने का। नहीं, मेरा तो देखिए ऐसा है, इनको तो विरोध करना ही है, क्योंकि संबित पात्रा, मैं बड़ा समझदार आदमी समझता था उन्हें, और मैं ये समझता था कि किसी भी विषय पर बोलने के लिए उसको समझते हैं और पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने नफरत फैलाने की कोशिश मेरे नाम से, और उन्हें तकलीफ इस बात की है कि मैं खुद चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, अपनी पार्टी को चुनाव नहीं लड़ा रहा हूँ। अगर मेरी पार्टी चुनाव लड़ती तो उनकी पार्टी को कुछ फ़ायदा हो जाता। और अब मैं जो कांग्रेस का समर्थन कर रहा हूँ, उनको अंदाज़ा है कि मैंने कांग्रेस का 2009 में समर्थन किया था, सरकार बनी थी। उन्हें अंदाज़ा है कि भारतीय जनता पार्टी अब जाने वाली है, इस वजह से उन्हें तो विरोध करना ही है, हिंदू हो या मुसलमान हो। मेरा मानना यह है कि जो भड़काऊ भाषण देता है, भड़काने की बात करता है, दंगे की बात करता है, अगर हिंदू है तो वो हिंदुओं का दुश्मन है, और अगर मुसलमान ये काम करता है तो वो मुसलमानों का सबसे बड़ा, भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस से बड़ा दुश्मन मैं उसे मानता हूं जो मुसलमानों को हिंदुओं से अलग करने की बात करता है। और देश की बात में इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं। उसके बाद उमा भारती ने कहा बंद करो, शिवराज सिंह ने सस्ती कर दी शराब। मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति के सियासी मायने हैं। सरकार ने शराब सस्ती कर दी। ये और बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने पिछले साल कहा था कि वो 15 जनवरी 2022 तक शराबबंदी करवाएगी, नहीं तो सड़कों पर उतरेगी। लेकिन ठीक 2 दिन बाद शराबबंदी तो दूर, शिवराज कैबिनेट ने नई शराब नीति का ऐलान कर दिया। आपने जनवरी से मध्य प्रदेश में शराब के खिलाफ 15 जनवरी तारीख याद है रिकॉर्ड में, क्योंकि मकर संक्रांति है ना 14 को, तो 14 तक मेरे को गंगा सागर पहुंचना है। मकर संक्रांति को गंगा जी का जो जल है वो गंगा सागर में मिलाना है, उसके बाद लौटूंगी, इसलिए मैं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने पिछले साल सरकार को शराबबंदी के लिए 15 जनवरी तक अल्टीमेटम दिया था। वो मध्य प्रदेश की सड़क पर तो नहीं उतरी। हाँ, सरकार ने नई आबकारी नीति में शराब जरूर सस्ती कर दी। नीति जो मध्य प्रदेश की है उसको भी 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक जो प्रस्तावित थी उसको आज अनुमति प्रदान कैबिनेट के द्वारा की गई है। राज्य सरकार ने तय किया है कि शराब की नई दुकान तो नहीं खुलेगी, लेकिन विदेशी शराब में 10% से 13% तक की एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है। एक ही दुकान पर अंग्रेजी और देसी दोनों शराब मिल जाएंगी। राज्य में फिलहाल 2544 देसी, 1061 विदेशी शराब दुकानें हैं। अंगूर के अलावा जामुन से भी शराब बनाने की अनुमति दी जाएगी। लोग पहले के मुकाबले 4 गुना ज्यादा शराब घर पर रख सकेंगे। जिस शख्स की सालाना आय 1 करोड़ रुपए है, वो घर पर
बार भी खोल सकेगा। भोपाल और इंदौर में माइक्रो बेवरेज को मंजूरी मिली है, जिसमें रोजाना 500 से 1000 लीटर शराब बनाने की क्षमता होती है। एयरपोर्ट पर अंग्रेजी शराब की दुकानें होंगी। मॉल में काउंटर पर भी वाइन मिल सकेगी। हालांकि कैबिनेट मंत्री इसमें ही हाथ जोड़ रहे हैं कि नई दुकानें नहीं खुलेंगी। निशाने पर बिहार की शराबबंदी भी है। वहीं कांग्रेस उमा भारती के बयान से सरकार को घेर रही है। शिवराज सिंह साहब को धन्यवाद और आभार करता हूं कि उन्होंने प्रदेश में एक भी देशी विदेशी मदिरा की दुकान या उप दुकान खुलने की अनुमति नहीं दी। बिहार में बंद हुई, कानूनी रूप से तो बंद हो गई, अवैध बिक रही है। तो हमको कानूनी के साथ साथ अवैध बिक्री न हो, इसके लिए जनमानस में माहौल बनाने का काम हम सबको करना चाहिए। जब हम इस काम को कर पाए तब हमको सरकार से मांग करनी चाहिए। उमा भारती जी क्या कह रही हैं, इस पर भी थोड़ा सोचना चाहिए। जिन्होंने कहा था कि हम इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ भी और नशाबंदी को लेकर प्रांत व्यापी आंदोलन करेंगी, वो कहाँ है? प्रद्युमन सिंह जी क्या कह रहे हैं ये अलग बिंदु है, लेकिन सरकार प्रोहिबिशन के लिए कोई गंभीरता से नहीं ले रही है। बहरहाल सियासत नफा नुकसान के बीच भिंड जिले के इंदुरखी गांव में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से 2 सगे भाई सहित 3 लोगों की मौत हो गई। कार्रवाई हुई है, 2 थाना प्रभारी निलंबित हुए, 5 पुलिसकर्मी लाइन अटैच हो गए। पूर्व में यहाँ पे 2 लड़कों की मृत्यु हुई थी संदिग्ध रूप से, जिसमें अवैध शराब के संबंध में बात आई थी। उसके बाद परसों रात में एक और व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। वैसे मॉनसून सत्र में महज 5 मिनट में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 पास हुआ था, जिसमें जहरीली शराब से संबंधित अपराधों के लिए सजाए मौत तक का प्रावधान है। शराबबंदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सड़क पर उतरती उससे पहले ही शिवराज सरकार ने तराना छेड़ दिया कि हुई सस्ती बहुत ही शराब कि ज़्यादा पिया करो। ये बात मजाक में कही गई, लेकिन सियासी तौर पर बेहद गंभीरता से शिवराज सरकार ने उमा भारती को अप्रासंगिक कर दिया है। उनकी हालत न खुदा मिला न विसाले सनम की हो गई है। एक और बात कि इससे मध्य प्रदेश सरकार का मय प्रेम दिख रहा है, और भले ही वो अवैध शराब के प्रति कठोर कानून बनाने की बात कर रही हो, लेकिन ज़मीन पर हालात जुदा हैं। भिंड से दिलीप और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। कोविड टीकाकरण को लेकर शुरू में तरह तरह की भ्रांतियां थीं। लोग इसको लगवाने से कतरा रहे थे, लेकिन बाद में सभी लोग कोविड-19 का टीका लगवाना शुरू कर दिया लोगों ने। लेकिन ये डर अभी भी बहुत से इलाके में बहुत से लोगों के अंदर बना हुआ है। बलिया जिला के बिशुनपुरा गांव में कोरोना वैक्सीन लेने के लिए बज रही डुगडुगी, लेकिन टीकाकरण के लिए पहुंचे लोगों को बड़ी अजीबोगरीब हालात का सामना करना पड़ा। जब इनके डर से एक शख्स पेड़ पर चढ़ गया, बड़ी मान मनौवल के बाद नीचे उतरा। उसे मनाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी, आप खुद देखिए। लगाओ जी, इनको इंजेक्शन लगाओ। वही लगाओ, चढ़ा के लगाओ। उतारो नीचे उतरो, यही खड़े हो, खोलिए इसको। आओ तो लगाओ। इसी ब्लॉक में नदी के किनारे मछुआरों को टीका लगाने पहुंची टीम को एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ा। एक मछुआरे ने टीका नहीं लगवाया और ज्यादा दबाव देने पर कर्मचारी से उलझ गया और उसे सरयू नदी की तरफ घसीटने लगा। रेवती ब्लॉक के इस वायरल वीडियो की तस्दीक खंड विकास अधिकारी भी करते हैं।
टीका लेना है भाई, आप लोग को भी टीका लगवाना। हम बाद में लाएंगे, हम बाद में लाएंगे। ये विकासखंड रेवती में एक गांव पंचायत हड़िया कला का मामला है, जो व्यक्ति पेड़ पर चढ़ गया है। दूसरा मामला जो है सरयू घाघरा नदी पर है। वो व्यक्ति चूंकि नाविक था, मेरी टीम पूरी तरीके से ये पूछने के लिए गई कि टीका लगवा लीजिए, जिसने कहा कि मैं नहीं लगवाऊंगा, मैं बीमार हूं, मैं काम करता हूं, मैं सुबह से निकला हूं, मैंने कुछ खाया भी नहीं है। और उसी में वो नाविक जो है कूद पड़ा। फिर हमने कहा कि नहीं, ये टीका बहुत जरूरी है आपके स्वास्थ्य के लिए। फिर वो भाग गया, उसने मेरा टीम के एक मेंबर का मास्क भी छीन लिया। फिर हमने उसको समझाया और मेरे समझाने के बाद वो तैयार हो गया। उसने कहा सर मैं अवश्य टीका ले लूंगा। बलिया के इन 2 वायरल वीडियो से पता चलता है कि कोविड को लेकर अभी भी हमारे गांव में पूरी जागरूकता नहीं है। ऐसे में बेहतर ये होता कि सरकारों के साथ हम सब भी अगर अपने आसपास लोगों को कोविड इंजेक्शन के बारे में जागरूक करते तो इस बीमारी से मजबूती से लड़ा जा सकता है। बलिया से करुणा सिंधु के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में एक ब्रेक के बाद क्यों खुश हैं तमिल स्टार सूर्या के चाहने वाले? इससे जरूरी और कुछ नहीं होता। और तमिल सिनेमा के लिए एक अच्छी खबर है। अभिनेता सूर्या की फिल्म जय भीम को ऑस्कर के आधिकारिक YouTube चैनल ने फिल्म के एक दृश्य को फीचर किया है। War is a very powerful weapon, लेकिन आप इस हथियार से किसे बचाते हैं, इससे जरूरी और कुछ नहीं होता। तमिल स्टार सूर्या और उनकी फिल्म जय भीम सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगी है। वजह जय भीम का एक दृश्य ऑस्कर के आधिकारिक YouTube चैनल पर दिखाया जा रहा है। इसके बाद सूर्या के चाहने वालों ने सोशल मीडिया पर बधाइयां और प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी। जितने भी पीड़ितों, हर एक को इंसाफ के लिए लड़ने का हक है और इस अदालत का फर्ज है कि वो उन्हें इंसाफ दिलाए। फिल्म का ये दृश्य सीन एट द एकेडमी सेगमेंट में फीचर किया गया है। फिल्म पिछले साल 2 नवंबर को रिलीज हुई थी और इसे काफी सराहा गया था। फिल्म जाति और भेदभाव जैसे संवेदनशील मुद्दे उठाती है, जहां वकील के किरदार में सूर्या इरुलर समुदाय के अधिकारों की जंग लड़ते हैं। कानून तो अंधा है ही, पर अगर आज ये कोर्ट गूंगा भी हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। इस उपलब्धि के साथ जय भीम ऐसी पहली तमिल फिल्म बन गई है जिसे ऑस्कर के आधिकारिक YouTube चैनल पर जगह दी गई है। बेशक भारतीय सिनेमा के लिए जय भीम की ये उपलब्धि गर्व की बात है। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया की रिपोर्ट। चंद्रू, और 10 दिन में कौन से राज खुल जाएंगे? मैं चाहता हूं उस मासूम आदिवासी औरत को इंसाफ मिले। कोर्ट इंसाफ नहीं करेगी तो मैं सड़क पर उतरूंगा। सिर्फ कानून ही मेरा हथियार है। दैट्स ऑल। देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।